तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन रिवीजन क्रैश कोर्स, बिल्कुल स्टार्टिंग से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो सबसे पहले यदि मैं आपसे डिस्कस करूं तो आपको पता है चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन के चार्ज को अपन प्लस ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अपन माइनस ई से। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक था वो था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपल आपको पता था चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं। अब चूंकि रिवीजन है, सब चीज़ें आप जानते हैं, तो ज़्यादा बेटर है कि शॉर्ट में डिस्कस करें। तो आपको मालूम है व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर देन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स both bodies take on charge. This phenomenon is called frictional electricity. Positive charge produces due to deficiency of electron and negative charge produces due to excess of electrons. Right? हमेशा पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से, और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब अपन टू बॉडीज को रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सेकेंड बॉडी जिस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाते हैं, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट बच्चों, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, law of conservation of charge. What is law of conservation of charge? According to law of conservation of charge, in an isolated system charge neither be created nor be destroyed, it remains conserved. सिस्टम में एक सिंगल पार्टिकल को तो आप चार्ज कर सकते हो, लेकिन जिन टू बॉडीज को आप फ्रिक्शन कर रहे हो उनको बोलते हैं सिस्टम। तो उसमें अपन को मालूम है फर्स्ट में से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सेकंड में उतने ही जाएंगे, तो फर्स्ट पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना सेकंड पर नेगेटिव चार्ज आएगा, टोटल चार्ज कैसा रहेगा? कंजर्व। तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर नेक्स्ट इसके बाद बच्चों आप लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन। क्या था? प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन? So according to principle of quantization, the charge occurs on the bodies is always integer multiple of charge of electron. कभी भी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से। तो किसी भी बॉडी पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल। व्हाट इज दी? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और एन मतलब इंटीजर। तो कभी भी किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन द चार्ज अक्योर्स ऑन द बॉडीज इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर एन मीन्स व्हाट? इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट, अच्छा, लेकिन कुछ बॉडीज ऐसी हैं जिन पर चार्ज कितना मिला गया है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3 और 2/3, उनको बोलते हैं क्वार्क। ऐसे पार्टिकल को बोलते हैं क्वार्क। लेकिन उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए अभी भी किसको मानते हैं? प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन को ही। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। तो आप लोग को याद होगा मैंने बताया था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। व्हाट इज करेंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम। करेंट मीन्स चार्ज अपॉन टाइम। मतलब चार्ज के लिए क्या बताया था फिर? Q इज इक्वल टू
I इंटू टी, है ना। तो ये था चार्ज का फॉर्मूला। व्हाट इज चार्ज? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। सेकेंड यदि अपन बात करें तो इससे रिलेटेड डिस्कस किया था हमने, करंट कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर। करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, उसके बावजूद स्केलर क्वांटिटी और टाइम भी स्केलर, और इसीलिए चार्ज भी कैसी क्वांटिटी है? डेफिनेटली स्केलर। फिर नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो मैंने इससे रिलेटेड आपको बताया था डायमेंशनल फॉर्मूला। तो चार्ज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला, करंट को अपन एम्पियर में मेजर करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, करंट को एम्पियर और नोटेशन होता है ए टी, इसलिए m0 L0 T1 A1। फोर्थ यूनिट्स, तो सीजीएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट बोलो स्टेट कूलम। क्या होती है? स्टेट कूलम। और एसआई सिस्टम में क्या होती है? कूलम। क्या होती है? कूलम। हालांकि एम्पियर इंटू सेकेंड भी लेते हैं। और एक और सिस्टम चलता है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसमें चार्ज के लिए यूनिट ली जाती है एफ कूलम। फिर बच्चों इनमें रिलेशन भी होता है, 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 एफ कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टेट कूलम्स? 3 इंटू 10 टू द पावर 9। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम। ये पूरा अपन ने चार्ज से रिलेटेड डिस्कस किया था। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों आपने जो नेक्स्ट पॉइंट देखा था वो था आपका कूलम्स लॉ, राइट। नेक्स्ट अपन ने क्या देखा था? कूलम्स लॉ। व्हाट इज कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ, व्हाट इज कूलम्स लॉ? तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, यदि ये टू चार्ज बॉडीज हैं Q1 और Q2 और इनके बीच का सेपरेशन है R, तो चार्ज बॉडीज के बीच में क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ये डिपेंड करता है इन चार्जेस के नेचर पर। यदि लाइक चार्जेस होंगे तो क्या लगेगा? रिपल्शन। लाइक मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो इनके बीच में क्या लगता है? रिपल्सिव फोर्स। और अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन। अनलाइक का मतलब एक प्लस और दूसरा माइनस। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two unlike or like charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. Thus F is directly proportional to Q1 Q2 and F is inversely proportional to R square. जब अपन कंबाइन करते हैं तो F is equal to जाता K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट K है ये सब आप सबको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। और एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R के इक्वल होता है। यहाँ पर ये सबके कांस्टेंट के आपको नेम पता है, तो इसलिए फोर्स का फाइनल फॉर्मूला क्या जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहां पर आपने एप्सिलॉन की जगह पर ये लिखा है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R होता है। यहां पर बच्चों ये एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां पर ये एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? ये एप्सिलॉन कहलाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये एप्सिलॉन R को क्या बोलते हैं?
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब किसी मीडियम की परमिटिविटी किसके रिस्पेक्ट में, फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में। मतलब व्हाट इज एप्सिलॉन आर, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड इट इज द रेशियो ऑफ absolute permittivity of medium to the permittivity of free space। मतलब किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को अपन कंपेयर करते हैं किससे, एप्सिलॉन नॉट से। और चूंकि डिफरेंट मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट डिफरेंट होता है, इसीलिए डिफरेंट मीडियम्स के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू भी डिफरेंट होती है। ये रिलेटिव परमिटिविटी को बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इस रिलेटिव परमिटिविटी को अपन क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और हमेशा कई बुक्स में, कई बार क्वेश्चंस में कैपिटल के से भी डिनोट करते हैं। तो ये जो एप्सिलॉन आर है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। यदि हम बात करते हैं एयर के लिए, फॉर एयर, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1। यदि वाटर के लिए बोलते हैं तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 81। मेटल्स के लिए बात करते हैं तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। कुल मिलाकर जो आपने डिस्कस किया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहां पर हम 1 को यदि डिवाइड कर दें 4 से, पाई मतलब 3.14 और एप्सिलॉन नॉट मतलब 8.85 × 10⁻⁻12। तो ये सॉल्व करने से कितना आता है, ये आता है 9 × 10⁻9। इसलिए इस इलेक्ट्रिक फोर्स को, इसको कोलम्बियन फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला अपन लिखने लगते हैं 9 × 10⁻9 अपॉन एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, राइट। यदि एयर में बोलेंगे तो यही एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। फिर बच्चों जब ये आपने कूलम्स लॉ देखा था तो इसकी लिमिटेशंस भी देखी थी। आपको पता है ये लॉ जो है वो किसके लिए ट्रू है, ओनली फॉर द रेस्ट एंड पॉइंट चार्जेस। Thus there are two limitations. First, this law is valid only for the rest and point charges। ये केवल किसके लिए ट्रू है, रेस्ट एंड पॉइंट चार्जेस। मूविंग चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, इसीलिए तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल रहे हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टू रेस्ट चार्ज। तो दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट एंड रेस्ट चार्जेस, छोटे चार्ज, पॉइंट चार्जेस। सेकेंड, ये लॉ केवल उन चार्जेस के लिए ट्रू है जिनके बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस विच इज ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। यदि 10⁻⁻15 मीटर से कम होगा तो फिर चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब न्यूक्लियस का डायमीटर 10⁻⁻15 मीटर है, तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻15 मीटर से कम हो गया। मतलब वहां पर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चों ये अपन ने डिस्कस किया, लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ एप्सिलॉन आर जो है इसकी यूनिट क्या होगी,
तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं यहाँ मैंने वैल्यू भर लिखी है, यूनिट नहीं लिखी है। इसका मतलब ये यूनिटलेस है, ये डायमेंशनलेस है। क्यों? क्योंकि प्योर रेशो है। जो यूनिट एप्सिलॉन की होती है वही एप्सिलॉन नॉट की होती है, दोनों यूनिट कैंसिल हो जाती हैं। इसलिए एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ये डायमेंशनलेस भी है और यूनिटलेस भी है। तो फिर मेरा क्वेश्चन उठेगा, फिर ये एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन इसके लिए यूनिट क्या होगी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। यदि आप देखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला F इजिकल टू आपने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसमें एप्सिलॉन नॉट को यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, यहाँ Q1 Q2 बाय F इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है 4 न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई 3.14 ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू और एप्सिलॉन आर ये भी यूनिटलेस है। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होनी चाहिए कूलम इंटू, क्योंकि ये पूरा एसआई सिस्टम में चल रहा है, ये पूरा एसआई सिस्टम में, ये सब कुछ सारी बातें एसआई सिस्टम में ही हैं। तो चार्ज के लिए कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, फोर्स के लिए न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर। इसीलिए देखिए यहां जब मैंने वैल्यू लिखी थी तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखी थी तो यूनिट भी लिखी थी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट कहां से आई है? यहीं से आई है। यदि मैं आपसे पूछूं एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दीजिए, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला बता दीजिए तो आप बहुत इजीली निकाल लेंगे। एप्सिलॉन नॉट चार्ज के लिए आपको पता है 80 एम्पियर इंटू टाइम, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, एम्पियर इंटू टाइम, तो स्क्वायर हो जाएगा ये। न्यूटन, व्हाट इज न्यूटन? यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2 इंटू मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का क्या जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बच्चों यही जो अपन ने कूलम्स लॉ देखा है, यदि इसको वेक्टर फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करें तो बहुत इजीली कर सकते हैं। तो बच्चों वेक्टर फॉर्म बिल्कुल एकदम सिंपल है। यदि ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इस Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R1 और इसका है R2 और इनके बीच का डिस्टेंस ये है। तो जैसा आप वेक्टर में जानते हैं ये वेक्टर हो गया, सेकंड वेक्टर दिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में बना दें तो सेकंड वेक्टर का टेल कहाँ रखा हुआ है? फर्स्ट वेक्टर के हेड पर। इन दोनों का समीशन ये R2 होगा, क्योंकि हमेशा समीशन कहां से कहां होता है? फर्स्ट वेक्टर के फुट से, टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक। तो यदि हम इसको R बार बोले तो इसका मतलब R1 बार प्लस R बार इज इक्वल टू ऑफ R2 बार, जैसा वेक्टर में ऐड किया जाता उस बेसिस पर। तो इसका मतलब R बार इज इक्वल टू R2 बार माइनस R1 बार। मतलब ये जो लिखा है ये होना चाहिए R2 बार माइनस R1 बार। वैसे भी आपको दिख रहा है यहां से यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू हमेशा होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये जो लिखा है इससे मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन भी बताना है। तो आपको पता है इन चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लगता है वो इसी डायरेक्शन डिस्टेंस के डायरेक्शन में लगता है।
तो आप इसका जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मैग्नीट्यूड डिनोट करेगा, ये डायरेक्शन। मतलब अब यहां पर क्या लग जाएगा, एफ कैप वेक्टर फॉर्म आ गया। या इसी को आप चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं, एफ बार इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये आर कैप यूनिट वेक्टर क्या होता है, कभी भी किसी वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मॉडुलस से यूनिट वेक्टर मिल जाता है। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो आप इस वेक्टर को क्या डिवाइड करोगे, इसी के मैग्नीट्यूड से, तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर एफ बार इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर क्यूब हो जाएगा इंटू आर बार। तो देखिए ये भी वेक्टर फॉर्म है और ये भी वेक्टर फॉर्म है, लेकिन यदि इसके टर्म्स में देना R2 माइनस R1 के फॉर्म तो आप दे सकते हो बहुत इजीली। इसको लिख सकते हो एफ बार इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय, ये स्मॉल r क्या है, इस वेक्टर का मॉडुलस। तो आप इसको लिख सकते हो मॉड ऑफ आर बार, या इसी को मॉड ऑफ आर बार की जगह क्या लिख सकते हो, R2 माइनस R1। मॉड हो गया या क्यूब लगा दीजिए, और आर बार इसका मतलब है R2 बार माइनस R1 बार, ऐसा भी लिखा जाता है। एकदम सिंपल फॉर्म है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप लोग को लगता है, उस फॉर्म में पर लिखा जाता है। तो ये हो गया बच्चों कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कभी कभी एग्जाम में ऐसा आता है, राइट द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों हम लोगों को पढ़ना चाहिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब क्वेश्चन उठता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसी के बेसिस पर हम लोग आगे की डेफिनेशंस डिफाइन करते हैं, ये सब आपने देखा है। तो अब यदि अपन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ डिफाइन करें तो कैसे करोगे, तो बहुत सिंपल हम लोग कर सकते हैं। तो बच्चों यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, तो एकदम सिंपल, F का फोर्स का फॉर्मूला लिखिए। तो आपको पता है 9 इंटू 10⁹ अपॉन एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये आपका कूलम्स लॉ है। टू चार्जेस को जब आप r डिस्टेंस पर रखते हैं तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। पर जरा सोच के देखिए कि यदि यहां पर हम ये वैल्यूज रख दें, इफ Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, मतलब हमने कौन से चार्ज रखे, इक्वल चार्ज, ऐसे चार्ज जिनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और नेचर भी सेम है, लाइक चार्जेस। कितने कहां रख दें इनको, एयर में। एयर में रखोगे तो एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 हो जाएगी एयर। और कितने डिस्टेंस पर रख दें, 1 मीटर के डिस्टेंस पर। तो जब आप ऐसा करेंगे तो प्रैक्टिकली रखकर जब आप देखेंगे तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो आता है 9 इंटू 10⁹। यदि आता है F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। यदि टू चार्जेस आपने इक्वल मैग्नीट्यूड के लिए उनको एयर में रखा, एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा, और उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उसको मेजर किया, और यदि वो मेजर करने से कितना आ रहा है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, तो इस कंडीशन में ये तय है कि वो जो चार्जेस आपने रखे हैं वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है।
क्योंकि यदि इससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड के रखोगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा और इससे कम रखोगे तो फोर्स कम लगेगा। तो देखो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप इन वैल्यूज़ को रखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, तो आपको क्लियर है वो क्या आता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 क्यू स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, सब कैंसिल हो गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये 1 कब आया, जब आपने इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया। मतलब इन वैल्यूज के बेसिस पर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। When two equal and like charges are kept in air 1 meter apart, and if the repulsive force between them 9 into 10 to the power 9 Newton, then each charge is called unit positive charge. इसका मतलब तय है कि यदि आपके पास 2 चार्ज बाय द वे अवेलेबल हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वैसे होते नहीं है, और ये क्वेश्चन भी बनता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्यों, करते हैं डिस्कस। पर यदि हैं और उनको आपने एयर में 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा तो तय है उनके बीच में फोर्स कैसा लगेगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, मतलब इस बेसिस पर आप डिफाइन कर सकते हैं, इफ टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस आर केप्ट इन एयर 1 मीटर अपार्ट, and if the repulsive force between them 9 into 10 to the power 9 Newton, then each charge is called unit positive charge. अब क्वेश्चन उठता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं होता है, ये ह्यूज चार्ज है, बड़ा चार्ज है। देखो Q इज इक्वल टू एन ई, तो N इज इक्वल टू Q बाई ई। किसी भी बॉडी पर Q चार्ज कब आता है, पॉजिटिव चार्ज, जब उसमें से आप N इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। किसी भी बॉडी पर Q नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब उस पर आप N इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में कर दो। तो यदि पॉजिटिव चार्ज है तो N की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो N इज इक्वल टू Q की वैल्यू 1 कर दीजिए, और E आपको पता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन जब आप किसी बॉडी में से रिमूव करोगे तब उस पर डेवलप होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इतने सारे इलेक्ट्रॉन को किसी बॉडी से रिमूव करना टफ है, इसलिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैसा चार्ज है, इमेजिनरी चार्ज है। अब बच्चों यदि मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपको बता दिया तो नेक्स्ट मुझे डिस्कस करना चाहिए आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी चार्ज के अराउंड पूरा एक एरिया डेवलप हो जाता है जहां तक इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इफेक्ट होता है। उस पूरे रीजन को, उस पूरे एरिया को गिवन चार्ज की क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, the region or area around the charge in which its influence experienced by any other charge is called electric field. किसी भी चार्ज के अराउंड, आप यहाँ पर ये चार्ज है, इसके पास में कोई चार्ज रखोगे, सपोज Q नॉट, ये 3 कूलम 4 कूलम कुछ भी हो सकता है, मैं 3 कूलम 4 कूलम ना बोलकर Q नॉट बोल रहा हूँ, तो फर्स्ट चार्ज उसको रिपेल करेगा, यदि प्लस प्लस है तो थोड़ा और आगे गया तो रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा, और आगे गया रिपल्सिव फोर्स और कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स डिक्रीज होता जाएगा। कोई ना कोई तो एक डिस्टेंस आएगा जहां पर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो जैसा यहां हो रहा है वैसे यहां हो रहा है, फोर्स की वैल्यू 0। यदि मान लीजिए यहां पर 1 मीटर डिस्टेंस पर हो रहा तो यहां भी 1 मीटर डिस्टेंस पर होगा, यहां भी 1 मीटर डिस्टेंस पर फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब इस चार्ज को सेंटर लेके यदि हम 1 मीटर रेडियस का स्फीयर इमेजिन करें तो इस स्फेरिकल रीजन के अंदर यदि आप सेकेंड चार्ज को रख रहे हैं तब ये फर्स्ट चार्ज फोर्स लगाएगा, और बाहर रखेंगे तो फोर्स नहीं लगाएगा।
इस पूरे स्फेरिकल रीजन को अपन क्या बोलेंगे? फर्स्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? द रीजन और एरिया अराउंड द चार्ज in which its influence, electric force experiences by any other test charge is called electric field. लेकिन बच्चों अपन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ज़्यादा है या कहाँ पर कम है ये हम लोग बताते हैं बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यदि मैं क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई बार से डिनोट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी तो डेफिनेशन एकदम सिंपल है कि यदि आपको किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो वहां पर टेस्ट चार्ज को रख दीजिएगा। फर्स्ट चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा, जितना फोर्स लगेगा और जो टेस्ट चार्ज है इसके रेशियो को हम लोग बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट is equal to the ratio experienced by the ratio of electric force experienced by any test charge to the magnitude of test charge is called electric field। लेकिन फिर भी डेफिनेशन ऐसे नहीं देते हैं, उसकी जगह अपन फॉर्मूला ये पता है Q नॉट की वैल्यू 1 कर देते हैं। मतलब टेस्ट चार्ज हम लोग कैसा मान लेते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो फिर E इज इक्वल टू क्या हो जाता है? F। मतलब किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होती है। कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स? जो उस पॉइंट पर यदि हम टेस्ट चार्ज को रखें, कौन सा टेस्ट चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट is equal to the force experienced by unit positive charge when placed at that point. It is denoted by E। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। आप सबको पता है फोर्स वेक्टर है, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर होगा। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होता है? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि आप, अच्छा ये क्या बोल रहा हूं मैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बता रहा हूं मैं आपको? वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन तो मैं समझा ही रहा हूं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। यहां पर मैं पूछूं आपसे कि बताइए इंटेंसिटी का क्या डायरेक्शन होगा, तो आपको पता है इंटेंसिटी का मतलब होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जब यहां पर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो ये प्लस चार्ज रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, प्लस टू माइनस। इसलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। थर्ड, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं आप, क्योंकि आपको पता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स mlt माइनस 2 चार्ज 80, तो क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला? m l t माइनस 3 a माइनस 1। यदि मैं आपसे पूछूं यूनिट इन सीजीएस सिस्टम, तो आपका आंसर होना चाहिए डाइन पर स्टेट कूलम। डाइन पर स्टेट कूलम, क्योंकि फोर्स की यूनिट सीजीएस सिस्टम में डाइन है। और एसआई सिस्टम में तो आप बोलेंगे न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। इसके अलावा आपको पता है, चूंकि आप लोग पढ़ चुके हैं,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेसिस पर भी E इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल एक्स। डेल वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, डेल एक्स मतलब डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं, डेल एक्स डिस्टेंस को मीटर में, इसलिए वोल्ट पर मीटर भी होती है, वोल्ट पर मीटर ये भी होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड डिस्कशन मैंने किया, आपको डेफिनेशन बताई। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। It is a vector quantity, dimensional formula MLT minus A minus 1. Units in CGS system dynes per square coulomb, in SI system Newton per coulomb और volt per meter. अब नेक्स्ट बच्चों अपन को देखना चाहिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। थोड़ा सा बच्चों दिमाग में मुझे खटक रहा था, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से पहले मैंने जो आपको कूलम्स लॉ बताया था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है ये SI सिस्टम में होता है, लेकिन जब CGS सिस्टम में अपन बात करें तो CGS सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 होती है। तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 हो जाएगा, तो 1/एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा CGS में, CGS सिस्टम में, क्योंकि CGS सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर अपन जब चार्ज की वैल्यू रखेंगे तो स्ट्रेट कूलम्स में रखेंगे और डिस्टेंस की वैल्यू सेंटीमीटर में, तब फोर्स जो आएगा वो किस में आएगा, डाइन्स में आएगा। तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा ये मुझे बताना चाहिए था, इसलिए मैंने अलग से इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, लेकिन मैं सोच रहा हूं उससे पहले आपसे डिस्कस करूं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो बच्चों यदि कोई पॉइंट चार्ज ये है Q, तो इससे R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बहुत इजीली आप बता सकते हैं। आप तुरंत इस पॉइंट P पर टेस्ट चार्ज को रख दीजिए। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए फोर्स कितना लगेगा, तो आपको पता है, और इंटेंसिटी क्या होती है, तो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ये फोर्स किस पर, इस टेस्ट चार्ज पर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q नॉट बाय r स्क्वायर। यदि इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q नॉट बाय r स्क्वायर अपॉन Q नॉट। ये Q नॉट कैंसिल, तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q बाय r स्क्वायर। This is what intensity of electric field at any point due to point charge. Q चार्ज की वजह से ये आपको दिख रहा है, यहाँ E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। मतलब इस पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो कम होता जाएगा। मतलब इस पॉइंट चार्ज के क्लोज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, इंटेंसिटी हाई कहलाएगी, और आगे बढ़ाओगे फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, इंटेंसिटी को कहा जाएगा कम हो गई है। तो यदि हम ग्राफ स्केच करते हैं बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, तो ग्राफ ऐसा होगा।
पॉइंट चार्ज की क्लोज इंटेंसिटी हाई, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट, अब बच्चों अपन डिस्कस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यदि मैं क्वेश्चन करूं कि मुझे बताइए, डिफाइन कीजिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, व्हाट इज, या सिंपल क्वेश्चन आता है डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो यदि आपको डेफिनेशन देनी है तो सिंपल बोला जाता है, यदि यहां प्लस चार्ज है माइनस, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा ऐसी मूव करती हैं, ऐसी प्लस टू माइनस, और यदि इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या बताती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इसी बेसिस पर इसको डिफाइन किया जाता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी कर्व on which if the tangent is drawn at any point, then it is indicate the direction of electric field at that point. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी लाइन है, इसके किसी पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या बताता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी बेसिस पर डेफिनेशन देते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी कर्व on which if the tangent is drawn at any point, then it is indicate the direction of electric field at that point. अब यदि आपसे प्रॉपर्टीज की बात की जाए कि बताइए क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, सिंपल आप प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। पहली बात, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो ओपन कर्व होती हैं, हमेशा कहां से कहां मूव करती है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। जबकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज कर्व हैं। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो मैग्नेट के बाहर चलती है नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेट के अंदर चलती है साउथ टू नॉर्थ, इसलिए क्लोज कर्व बोलते हैं उनको। जबकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो केवल और केवल प्लस टू माइनस चलती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ओपन कर्व। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इट इज ओपन कर्व एंड इट इज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। सेकेंड, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो हमेशा चार्ज सरफेस पर कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे परपेंडिकुलर बाहर निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज जो होता है उसको परपेंडिकुलर इंटर करती है। जबकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है मैग्नेट से किसी भी एंगल से बाहर निकल लेती है, ऐसा ये एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा नॉर्मल होती है। तो सेकंड प्रॉपर्टी यही आएगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इट इज ऑलवेज नॉर्मल एट द चार्ज सरफेस, राइट। थर्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि यदि करेंगी तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर आप एक टेंजेंट ऐसा ड्रॉ कर दोगे इस कर्व के लिए, और एक टेंजेंट ऐसा ड्रॉ कर दोगे इस कर्व के लिए। ये टेंजेंट क्या बताएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन, और ये क्या बताएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डिफरेंट डायरेक्शन नहीं हो सकते, इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट यदि मैं बोलूं आपसे प्रॉपर्टी फोर्थ, तो आप सबको पता है ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो रहेंगी प्लस से माइनस की तरफ मूव करेंगी तो ऐसा जाएंगी, ऐसा ऐसा ऐसा। तो इतने रीजन में देखो आप यहाँ पर बहुत सारी हो गई, जबकि सेम रीजन इतना लोगे यहाँ कम आ जाएंगी। मतलब इट इज डेंसर नियर द चार्ज सरफेस
and rarer away from the charged surface. चार्ज सरफेस से क्लोज डेंसर होती है। एक चीज ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसकी वजह से डेवलप होती है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से ही होती है। जहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा है मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग है, और यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कम है मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। इसीलिए हमेशा चार्ज सरफेस से क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है वो कैसी होती है? डेंसर होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो अपनी लेंथ के डायरेक्शन में, लेंथ के डायरेक्शन में कैसा बिहेव करती हैं? एज ए स्ट्रेच स्प्रिंग। ये प्लस माइनस लेंथ के डायरेक्शन में कैसा बिहेव करती हैं? एज ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, खिंची डोरी के समान, स्ट्रेच स्ट्रिंग। यही रीजन है कि हमेशा अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। Thus, electric lines of force behaves as a stretch string along the direction of its length, and due to this, unlike charges are attracted to each other. जबकि यही इलेक्ट्रिक लाइंस, ये हो गई फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट सिक्स्थ, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं ये अपने लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करती हैं। लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करती हैं, और यही रीजन है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इट टेंड्स टू कीप अवे नॉर्मल टू इट्स लेंथ, एंड ड्यू टू दिस द लाइक चार्जेस आर रिपेल्स टू ईच अदर। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। इसके बाद मुझे डिस्कस करना चाहिए आपको इलेक्ट्रिक डायपोल। तो नेक्स्ट बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल तो नेम से समझ में आ रहा है, डायपोल बोल मतलब टू पोल्स है और इलेक्ट्रिक बोल रहा हूं तो when two equal and unlike charges are kept in a short distance, then system is called electric dipole. When two equal and unlike charges are kept in a short distance, then system is called electric dipole. यदि एक प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, इक्वल मैग्नीट्यूड, दो प्लास्टिक बॉल ले लीजिए, आपस में फ्रिक्शन करवाइएगा, एक बॉल में से दूसरी बॉल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, दोनों पर चार्ज इक्वल आएगा, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी उस पर पॉजिटिव, जिस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में उस पर नेगेटिव। अब इनको शॉर्ट डिस्टेंस पर रख दीजिएगा। सिस्टम को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। अब चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हम लोग जनरली 2a से डिनोट करते हैं। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताइए इससे रिलेटेड जो टर्म आती है उसको अपन बोलते हैं डायपोल मोमेंट। तो व्हाट इज डायपोल मोमेंट? तो आपको पता है डायपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू Q इंटू 2a होता है। Thus, the product of charge on dipole and length of a dipole is called dipole moment. बच्चों यदि मैं पूछूं आपसे डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है तो आपका तुरंत आंसर होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, और इसका डायरेक्शन कैसा होता है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब फ्रॉम माइनस टू प्लस। यदि मैं क्वेश्चन करूं आपसे कि बताइए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि आपको चार्ज का पता है 80 एम्पियर इंटू टाइम और 2a मतलब लेंथ l। तो डायपोल मोमेंट m0 l t a। यदि मैं आपसे यूनिट पूछूं तो आप इजीली यूनिट बता सकते हैं। इन सीजीएस सिस्टम स्टेट कूलम
इंटू सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे? स्टेट कूलम इंटू सेंटीमीटर। इन एसआई सिस्टम क्या बोलेंगे? कूलम इंटू मीटर। अब नेक्स्ट बच्चों, ये इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड जो बातें आती हैं वो होती है नेक्स्ट। यदि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर? एक्सिस पर। जब एक्सिस बोलते हो आप तो इसी को बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, END, एंड ऑन पोजीशन, या इसी को अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। तो यदि यहां कोई पॉइंट है, इस डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है, डायपोल की लेंथ 2a मतलब हाफ लेंथ a और ये हाफ लेंथ भी a, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आपको यहाँ क्या इमेजिन करना पड़ेगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस पर ये डायपोल क्या लगाएगा? फोर्स, जिसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन का मतलब अलोंग द एक्सिस, इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो इसका फॉर्मूला जब आप लोगों ने पूरा डिराइव किया था तो कितना आया था? Ex इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू 2p r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू होल स्क्वायर। ये लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर फॉर्मूला आपने डिराइव किया था। यदि यही चीज शॉर्ट डायपोल के लिए बोले, यदि ये बहुत छोटा है, इसी पॉइंट पर बहुत दूर है पॉइंट, लेकिन ये बहुत शॉर्ट है, तो फिर शॉर्ट डायपोल के लिए Ex 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू 2p अपॉन r क्यूब। क्योंकि शॉर्ट डायपोल के केस में a बहुत स्मॉल हो जाएगा, a स्क्वायर निग्लिजिबल हो जाएगा, टेंड्स टू 0, उसको छोड़ दोगे आप, r स्क्वायर टू होल स्क्वायर r टू द पावर 4 हो जाएगा, एक r कैंसिल होगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरीके से इसी डायपोल की वजह से आपने लेटरल पोजीशन पर भी देखा था। लेटरल पोजीशन किसको कहेंगे? यदि ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, ये डायपोल का सेंटर है, ये डायपोल एक्सिस कहलाती है। इसके परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है उसको हम इक्विटोरियल लाइन बोलते हैं, और जब इक्विटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल पोजीशन। इस लेटरल पोजीशन पर यदि कोई पॉइंट है तो इस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो मान लीजिए इस पॉइंट का डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस r है, डायपोल की हाफ लेंथ a और ये भी a। अब यहाँ इंटेंसिटी का मतलब है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये प्लस चार्ज क्या करता है? इसको रिपेल करता है, माइनस उसको अट्रैक्ट करता है, और इन दोनों की वजह से नेट इंटेंसिटी ऐसी आती है जिसको आप क्या बोलते हैं? EY। तो जब आपने ये फॉर्मूला डिराइव किया था तो ये फॉर्मूला आया था EY इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू p अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। लेकिन शॉर्ट डायपोल के केस में a स्क्वायर को निगलेक्ट किया था, तो EY इज इक्वल टू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू p अपॉन r क्यूब। इसका मतलब यदि हम Ex अपॉन EY निकालें, सेम डिस्टेंस पर, एक्सिस पर यहां पर जितना डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पर यहां पर, तो जो इंटेंसिटी यहां आई, ये इंटेंसिटी यहां, ये डिवाइड कर दोगे तो ये रेशियो आ जाएगा 2:1। इसका मतलब Ex इज इक्वल टू क्या होता है? ट्वाइस ऑफ EY। जो इंटेंसिटी होगी जस्ट डबल होगी। इंटेंसिटी का मतलब है कि यहां पर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपने रखा,
इस पर फोर्स यदि 10 न्यूटन लग रहा है तो इतने ही डिस्टेंस पर एक्सिस पर आर डिस्टेंस पर यदि कोई पॉइंट है पी डैश, वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे उस पर कितना फोर्स लगेगा 20 न्यूटन, डबल। तो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर इंटेंसिटी लेटरल पोजीशन के कंपेयर में जस्ट डबल होती है, राइट, सेम डिस्टेंस पर। नेक्स्ट बच्चों, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप सबको पता था ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को यदि आप फ्रीली सस्पेंड करते तो वो फील्ड के डायरेक्शन में सेट हो जाता है, लेकिन फील्ड के डायरेक्शन से यदि आप रोटेट करते हैं आप थीटा एंगल, तो उस कंडीशन में उस पर जो टॉर्क लगता है वो होता है P इंटू ई इंटू ऑफ साइन थीटा। दिस इज व्हाट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा। और इस डायपोल को यदि हम फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल रोटेट करें तो जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला होता है P इंटू ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यदि फील्ड के डायरेक्शन से रोटेट करें तब। लेकिन ऑलरेडी डायपोल फील्ड के डायरेक्शन से थीटा 1 एंगल पर है और फिर यहां से आप थीटा 2 रोटेट करते हैं तो उस कंडीशन में यही फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू P इंटू ई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब यदि हम इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा रखें, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन, थीटा 1 इज इक्वल टू 90, और फिर यहां से यदि रोटेट करते हैं थीटा एंगल तो जितना वर्क रिक्वायर्ड होता है वो वर्क पूरा स्टोर होता है डायपोल में एनर्जी के फॉर्म में। उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। When electric dipole rotates in uniform electric field from its standard position, that is theta is equal to 90, to any position, then the amount of work required is stored in form of energy. This energy is called its potential energy. और इसका फॉर्मूला था U is equal to minus P into E into cos theta, राइट बच्चों। तो ये था आपका टॉर्क, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों अपन को डिस्कस करना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, राइट।